हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, अभी एनएम की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ने बताया था कि मैं आप 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूंगी, यदि आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हैं चैनल को आगे ले जाते रहिए। जैसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, तो आपके लिए डेली बेसिस पे जितने भी सब्जेक्ट है एनएम का, सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाए डियर। और डियर आपकी जैसे नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बताना चाहूंगी, जो भी एनएम का सिलेक्शन यदि नहीं हो पाते हैं तो आप डेफिनेटली वेद नर्सिंग क्लासेस में पैडेबल क्लास को ज्वाइन कर लो डियर। आप मेरे पास 1 साल पढ़ोगे, डेफिनेटली एनएचएम हो या परमानेंट हो, जो भी वैकेंसी आती है आप 110% डियर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ 110%। ठीक है ना, तो ये चीज डियर आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में डियर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, यदि टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यदि आप लोग हैं तो कॉल करके बात करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है तो आप उस नंबर पे बात कर लो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है कम्युनिटी का क्वेश्चन है डियर लिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। टाइम ना रहने की वजह से डियर मैंने पीडीएफ ही डायरेक्ट बनाया है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लेकर आई हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ रैशनल भी आंसर दिया गया है साथ साथ। तो आप देखिएगा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। देखिएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी दिया गया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पूछा है। ऑप्शन ए में टर्सरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। तो राइट आंसर डियर क्या होगा इसमें? राइट आंसर प्राइमोडियल प्रिवेंशन। हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन डियर 4 टाइप्स के होते हैं, जो प्राइमोडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डियर आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में भी आपका हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। एंड इसमें आपका इम्यूनाइजेशन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन सब प्राइमरी के अंदर जाएगा। लेकिन सेकेंडरी के अंदर में ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केस फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, जितने भी है डियर, ठीक है ना, ये सब सेकेंडरी के अंदर में जाएगा। टर्सरी के अंदर में रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब आपका टर्सरी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा निकट भविष्य में हेल्थ हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए हार्मफुल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने को डिस्करेज करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज व स्ट्रीट चिल्ड्रेन को एजुकेशन देना कौन सा प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? ड्रग एडिक्शन को रोकना, स्कूल, कॉलेज व स्ट्रीट चिल्ड्रेन को एजुकेशन देना, प्राइमरी, प्राइमोडियल, टर्सरी या सेकेंडरी? ये भी डियर प्राइमोडियल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी होने को रोकने हेतु के लिए कहे गए आपका उपाय होते हैं। बीमारी होने को रोकने हेतु लिए कहे गए उपाय होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। बीमारी के होने से पहले बीमारी होने में बाधा उत्पन्न करना या कम करना तथा लाइफ को लंबा करना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है डियर, बिफोर वन सेट ऑफ डिजीज आपका किस में जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में पॉजिटिव हेल्थ की धारणा शामिल होती है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हेल्थ प्रमोशन किस हेतु उपाय है? तो आपका ये भी डियर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जाएगा। जो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए मोड ऑफ इंटरवेंशन निम्न होते हैं: हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड जीवन शैली तथा बिहेवियर चेंजर के द्वारा हेल्थ प्रमोशन करना। इम्यूनाइजेशन हो गया, यूजेज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड व कार्सिनोजेनेसिस, एविडेंस ऑफ एलर्जन और इन्वायरमेंटल हजार्ड से प्रोटेक्शन के द्वारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट है सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स व अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट को पहनना किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है डियर? तो हमारा जस्ट मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केस फाइंडिंग, जितना सारा चीजें आएगा डियर आपको सेकेंडरी में जाएगा। तो अर्ली डिटेक्शन यानी कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन क्या करना होगा? ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन से तात्पर्य डिजीज के प्रोग्रेस की शुरुआती अवस्था में अर्ली डायग्नोस एवं शीघ्र ट्रीटमेंट करके इसमें रुकावट डालकर इससे होने वाली जटिलताओं की रोकथाम करने हेतु ली जाने वाली एक्शन से होता है। सर्विक्स कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर एग्जामिनेशन करना है, तो कौन सा में जाएगा डियर? ये भी आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। इसमें आपका टेस्ट किया जा रहा है। स्क्रीनिंग देखिएगा एक्टिविटीज जैसे पैप स्मीयर, बीएससी है ना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टीएससी करना, फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन की एक्टिविटीज होती है। ओके, क्योंकि आप पहले से स्टार्टेड पैथोजेनेसिस की प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट में बीमारी के प्रोग्रेस को रोकने के उपाय करना कहलाता है। बीमारी के प्रोग्रेस को रोकना तो आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है।
सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडिंग, तो आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूडिंग, तो इसमें भी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जाएगा। देखिए डियर, आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत चुटकी में बना लेंगे, क्योंकि इतनी सारी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री को कौन सी स्टेज में टर्सरी प्रिवेंशन आवश्यक होता है? तो आपका टर्मिनल, कौन सा डियर? लास्ट में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी प्रिवेंशन बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो टर्मिनेट वाला। नेक्स्ट है, रोकथाम का कौन सा स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने हेतु निर्देशित करता है? तो इसमें भी डियर राइट आंसर कौन सा होगा? टर्सरी होगा। रोकथाम का कौन सा स्तर बीमारियों की जटिलताओं को कम करने हेतु निर्देशित करता है? तो टर्सरी प्रिवेंशन करता है। वे सभी उपाय जो कॉम्प्लिकेशन के कारण होने वाली इम्पेयरमेंट्स एवं डिसेबिलिटीज को कम या सीमित करने हेतु किए जाते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन कहलाते हैं। जैसे रिहैबिलिटेशन टर्सरी प्रिवेंशन का एक आवश्यक भाग होता है। नेक्स्ट है, कौन सी जगह सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर प्रदान करती हैं? तो इसमें आपका होम केयर ऑर्गेनाइजेशन, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल। तो डियर इसमें राइट आंसर हॉस्पिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा मेजर्स ट्यूबरक्लोसिस के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन है? तो डियर आपका डॉट्स होगा, ठीक है ना। पहला हमारा क्या होता है? बीसीजी वैक्सीन होता है डियर, ठीक। देखिए, बीसीजी वैक्सीन करना एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, डॉट्स ट्रीटमेंट देना सेकेंडरी प्रिवेंशन है, एक्सएल और एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस को मैनेज करना टर्सरी प्रिवेंशन की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी, रुग्णता अथवा इंजरी के बाद अपनी क्षमताओं को पुनः स्थापित करना कहलाता है। पुनः स्थापित करना तो रिहैबिलिटेशन कहलाता है। पुनः पुनः स्थापित करना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट में का मतलब होता है डियर हेल्थ प्रमोशन के अंदर तीनों ऑप्शन होगा लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर होगा यूज कम्प्लीमेंट्री मेथड अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड, ये इसका अंदर नहीं होगा। बाद में क्या ऑप्शन ए, बी और डी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी प्रक्रिया जो एक व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य एवं खुशहाली में सुधार को प्रोत्साहित करती है तो हेल्थ प्रमोशन कहलाती है। प्रमोट करना, बढ़ावा देना डियर। हेल्थ प्रमोशन के इंटरवेंशन में स्वास्थ्य शिक्षा, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन द्वारा पॉजिटिव फैक्टर को खत्म करना, पोषण संबंधी इंटरवेंशन, जीवन शैली एवं देखिएगा स्वभाजन बदलाव, बिहेवियर चेंजेस करना शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड। अब यहाँ से रियल क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ, जो मैंने अभी लास्ट डे पढ़ाया है एमपी वाले क्वेश्चन को, एमपी एनएम में, जिसमें एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड के बारे में पूछा हुआ आपका प्रीवियस में। एजेंट, होस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड मीन्स क्या होता है? इसमें डियर एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट आती है। एजेंट पैथोजन, होस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर है, और आपका एनवायरमेंट के एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए एजेंट क्या है, पैथोजन है, होस्ट क्या इंट्रिंसिक फैक्टर है, और एनवायरमेंट तो बाहर का दिया था, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। किसी इन्फेक्टियस डिजीज की शुरुआत होने के लिए अनुकूल स्थिति का होना एवं एजेंट, होस्ट तथा एनवायरमेंट फैक्टर के बीच पारस्परिक इंटरेक्शन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड? अब एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड का कौन सा एक है जो डियर कंपोनेंट नहीं होगा? तो सर्विलेंस होगा डियर, क्योंकि एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक जो संक्रमण विकसित होने में सहायक बनते हैं, यानी कि देखिएगा कारक जो संक्रमण विकसित होने में सहायक बनते हैं, तो आपका एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बीमारी के कारणों में हॉस्ट फैक्टर में निम्न सभी को सम्मिलित किया जाता है, किसी एक के अलावे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा डियर। तो इसमें आपका राइट आंसर एक्सपोजर टू हीट होगा, बाद में एज, सेक्स, इथनिसिटी होगा। बीमारी होने के लिए हॉस्ट इंटर्नशिप के निम्न फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जैसे एज, सेक्स, इथनिसिटी, जेनेटिक फीचर, लाइफ स्टाइल यानी लिविंग हैबिट्स, यूज ऑफ अल्कोहल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ब्लड ग्रुप एंड एंजाइम। हीट आपका जो है ये हीट से एक्सपोजर होना इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, ना कि हॉस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे हॉस्ट फैक्टर के बारे में पूछा था डियर, हॉस्ट, एजेंट, हॉस्ट, एनवायरमेंट तीनों होता है। तो हॉस्ट के बारे में पूछा था, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे राइट आंसर जो है एक्सपोजर टू हीट, ये क्या है? एक्सटेंसिव फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरती हुई हिमशिला की चोटी, फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग, बीमारी के किस भाग को प्रस्तुत करती है? तो डियर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा? क्लिनिकल केस। क्या होगा डियर? क्लिनिकल केसेस। आइसबर्ग को डिजीज कॉन्सेप्ट के अनुसार एक छोटा तैरता आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा क्लिनिकल केसेस को रिप्रेजेंट करता है, एवं उसका बड़ा डूबा हुआ हिस्सा एक समुदाय में बीमारी के हाइडन केसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स क्या डियर?
आइसबर्ग रिपर्जेंस, ठीक है। तो देखिए अगर राइट आंसर इसमें क्या, अनडायग्नोस्ड केसेस, क्या होगा डियर, अनडायग्नोस्ड केसेस। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट, डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में पूछा, एक्सेप्ट में पूछा डियर, तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ये सब होगा, लेकिन इन्वायरमेंटल इसमें नहीं आएगा। जैसे स्वास्थ्य के आयाम डायमेंशन ऑफ हेल्थ निम्न होते हैं, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन होता है डियर, सोशल डायमेंशन होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, आपका इमोशनल डायमेंशन होते हैं। WHO के द्वारा ओनली फर्स्ट 3 डायमेंशन ही लिया गया है, ठीक है, फर्स्ट वाला 3, यानी कि इसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल, यही 3 यहाँ पे है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल भी है यहाँ पे। देखिएगा डियर, यहाँ पे फिजिकल के अंदर में शरीर के उत्तम शारीरिक कार्य करने में परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग से संबंधित होता है। मेंटल डियर, मेंटली से आपका व्यक्ति एवं आसपास की दुनिया के बीच के संतुलन की अवस्था में रहने में संबंधित होता है। सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों की मात्रा व गुणवत्ता एवं समुदाय में भागीदारी से संबंधित होता है। स्पिरिचुअल में क्या डियर है, मुख्य रूप से इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल और एथिक्स से संबंधित होता है। और ये आपका दिया गया डियर इमोशनल डायमेंशन एवं ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की अपनी कम्युनिटी से इंटरपर्सनल जुड़ाव एवं घुल मिलने की क्वालिटी एवं क्वांटिटी को जाना जाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की अपनी कम्युनिटी से इंटरपर्सनल जुड़ाव एवं घुल मिलने की क्वालिटी एवं क्वांटिटी को जाना जाता है, तो सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हेल्थ डायमेंशन की किस धारणा में अंतर्निहित है, किस धारणा में अंतर्निहित है? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या इमोशनल डायमेंशन? तो राइट आंसर डियर आपका होगा फिजिकल डायमेंशन, बॉडी से रिलेटेड है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट, इसमें वेल एडजस्टमेंट होगा, बाद में गुड कॉम्प्लेशन इसी में आएगा, फिर लस्टर हेयर आएगा, सॉन्ग स्लिप आएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साइन में अच्छा रंग यानी कि गुड कॉम्प्लेक्शन, एक साफ त्वचा, आंखों में चमक, घने बाल यानी कि देखिएगा डियर इलेस्टर्स हेयर, ठीक है ना, लिस्टर्स हेयर्स, मध्यम मात्रा में शरीर में चर्बी, अच्छी भूख, अच्छी नींद यानी सॉन्ग स्लीप, दैनिक नियमित निवृत्ति एवं स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट होते हैं। क्या बता रही है यहाँ पे, राइट आंसर वेल एडजस्टमेंट था डियर, यहाँ पे राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, दिस वाज स्टार्टेड बाय, तो ये डियर किनके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हेल्थ की डेफिनेशन है। और डियर आप लोग की क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे डियर। और यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा डियर, ताकि मैं आपके लिए और आगे पार्ट में लेकर आऊं, आगे सब्जेक्ट जो भी और सब्जेक्ट होते हैं डियर, जैसे ओबीजी से भी कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकूं डियर आप लोग का, और कम्युनिटी तो हो ही रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डियर आपका एएनएम में, उनसे मैं कर सकूं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आपको आगे वीडियो मिलेंगी। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। हेल्थ की यह एक उपरोक्त डेफिनेशन जो कि 1948 में WHO द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, 1948 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिएगा एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन है डियर, जिसमें रिप्रोडक्टिव है, मेंटल है, फिजिकल है, सोशल है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा। यहाँ पे हेल्थ के डेफिनेशन की बात कर रहा था, ये सारे आते हैं डियर, मेंटल, फिजिकल, सोशल, बट इसमें रिप्रोडक्टिव नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। देखिएगा यहाँ पे एमसीएच से क्वेश्चन डियर, एएनसी मदर के लिए कुल कितनी मिनिमम एएनसी विजिट को रिकमेंडेड करना चाहिए, तो 4 विजिट होता है डियर। WHO के अनुसार एक गर्भवती महिला के द्वारा कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट, जैसे पहली जो होता है 12 प्रेगनेंसी होने की संभावना होते ही, दूसरी 14 से 26 है, और तीसरी 28 से 34 है, और चौथी आपका 36 वीक से टर्म तक होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ देखिएगा, नाउ डेज इंडिया आल्सो फॉलोइंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 4 विजिट पर WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉर एंटीनेटल चेकअप आर ऑल एक्सेप्ट, एंटीनेटल चेकअप आर ऑल एक्सेप्ट, तो डियर देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा, एंटीनेटल चेकअप, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर, देखिए ऑप्शन ए में एवरी 4 वीक्स टिल 28 वीक्स, एवरी 2 वीक्स टिल 36 वीक्स, या एवरी वीक टिल 40 वीक्स, या एवरी वीक टिल 12 वीक्स, तो राइट आंसर डियर देखिएगा डी होगा, यानी कि एवरी वीक टिल 12 वीक्स तक, कम से कम 12 सप्ताह तक, यानी फर्स्ट टाइम। देखिएगा आदर्श रूप से एंटीनेटल विजिट प्रथम 7 महीनों यानी कि 28 हफ्ते तक, महीने में एक बार या 4 सप्ताह पर, ठीक है डियर।
महीने में 1 बार या 4 सप्ताह पर 1 महीना हुआ। अगले महीने यानी कि 32 सप्ताह तक महीने में 2 बार या फिर उसके बाद डिलीवरी तक हफ्ते में 1 बार होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सीएस यानी कि 3 क्लीन यूज्ड ड्यूरिंग होम डिलीवरी आर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड केयर। घर में प्रसव के दौरान 3 सी का प्रयोग होना चाहिए। वे क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कटिंग या क्लीन कोड की क्लीन लाइगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट डियर इज द सेंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो ये आपका फैमिली इज द सेंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन के लिए निम्न में से कौन सी वोमेन को स्पेशल टारगेट के रूप में देखा जाना चाहिए? स्पेशल टारगेट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें डियर राइट आंसर कौन सा होगा? डियर ऑप्शन सी ए होगा, दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन और मोर। देखिए फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं डियर, दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन या फिर मोर, ये चीज आपका ऑप्शन सी होगा। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है डियर। एक आपका टेम्परेरी मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है, 2 तरह का मेथड होता है डियर। परमानेंट वाला में आपको वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी याद रखना है। वेसेक्टोमी किसके लिए? मेल के लिए। ट्यूबेक्टोमी किसके लिए? फीमेल के लिए डियर। और इसमें जितने भी टेम्परेरी वाला है जैसे छाया हो गया, पिल्स हो गया, कॉन्डोम, ठीक है ना, बैरियर मेथड होता है कॉन्डोम आपका डियर। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे के सारे याद रखना होगा। इजी पील। परिवार कल्याण सेवाओं के लिए विशेष लक्षित समूह टारगेट कपल्स होते हैं। टारगेट कपल से तात्पर्य उन कपल से होता है जिनके 2 या अधिक जीवित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बेबी क्लिनिक में नीचे लिखी सभी सूचनाएं होती है किसी एक के अलावे। देखिए अब यहाँ एक के अलावे होगा डियर, तो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, स्लीप पैटर्न भी होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन स्कूलिंग इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इनर ट्राइंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक डिनोट्स? देखिए डियर, अंडर 5 क्लिनिक डायग्नोस, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटिव केयर या फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, फैमिली प्लानिंग। देखिएगा वेल यहाँ पे वेल बेबी क्लिनिक यानी अंडर 5 क्लिनिक के मेन ऑब्जेक्टिव में केयर इन इलनेस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन तथा इम्यूनाइजेशन होते हैं। और डियर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग दिया गया है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और आपका केयर इन इलनेस, और एक आपका हेल्थ, ये हेल्थ एजुकेशन है डियर, और ये आपका फैमिली प्लानिंग। बीच में जो होता है क्या होता है, बीच में जो पूछेगा सेंटर में तो फैमिली प्लानिंग। ठीक है, केयर इन इलनेस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, 3 हो गया इधर। एक आपका बाहर है हेल्थ एजुकेशन, एक आपका सेंटर में फैमिली प्लानिंग। ओके, देखिएगा इसके सेंट्रल सिंबल में फैमिली प्लानिंग बाय रेड इन्वर्टेड ट्राइंगल में होता है डियर। क्या रेड आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल यानी थोड़ा सा इन्वर्टेड ट्राइंगल है डियर, ट्राइंगल शेप में देख लीजिए आपको उल्टा। और आपका तथा ट्रायंगल के बॉर्डर में हेल्थ एजुकेशन होता है। देखिए ट्रायंगल के बॉर्डर में इसका में हेल्थ एजुकेशन है, ये चीज आपका दिया गया है। अब हेल्थ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन डियर, व्यक्तियों के बीच एक समान तंत्र सिस्टम के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने की 2 वे प्रोसेस को कहा जाता है, कॉमन सिस्टम के द्वारा। तो 2 वे प्रोसेस को हमारा क्या कम्युनिकेशन कहा जाता है। सूचना, सुझाव, विचार व संवेदनाओं को व्यक्तियों के बीच एक कॉमन सिस्टम द्वारा एक्सचेंज करने के 2 वे प्रोसेस को कम्युनिकेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, एक कम्युनिटी सेटअप में काम करने वाले नर्स एडमिनिस्ट्रेटर में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? तो कौन सा एक है डियर जो ऑप्शन जो कि कम्युनिकेशन के अंदर में पार्ट नहीं है? अटेंशन, बाद में कि मैसेज, सेंडर, चैनल, ये आपका है डियर। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरा होने में 5 कंपोनेंट्स एलिमेंट का यूज होता है, जैसे पहला सेंडर होगा डियर जिसमें कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशंस के कंटेंट को संकेतित शब्दों में बदलता है। दूसरा रिसीवर है जो श्रोता या संदेश को समझता है। तीसरा मैसेज है जो कम्युनिकेशन का कंटेंट। चौथा में चैनल है डियर जो कि आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है। देन उसका फीडबैक है जो कम्युनिकेशन के प्रभाव से अवगत कराता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इज कम्युनिकेशन? हाउ मेनी एलिमेंट देयर इज कम्युनिकेशन? तो 5 होता है डियर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कैसे होता है डियर? तो ऑप्शन सी में देखिएगा ये राइट होगा, कम्युनिकेशन होगा, मैसेज होगा। यदि थर्ड एलिमेंट पूछता है डियर आपके क्वेश्चन में, थर्ड एलिमेंट कम्युनिकेशन का कौन सा है? तो चैनल होता है डियर। ठीक है, फिर रिसीवर है, फिर फीडबैक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर इज नॉन एज। तो राइट आंसर क्या होता है डियर? फीडबैक कहलाएगा। रिसीवर के द्वारा सेंडर को कम्युनिकेशन प्रोसेस से संबंधित रिस्पॉन्स या प्राप्ति सूचना देना फीडबैक कहलाता है। कम्युनिकेशन तभी संपूर्ण हो पाता है जब कम्युनिकेटर स्वास्थ्य परिचर्या के दौरान दिए गए संदेश के बारे में श्रोताओं से फीडबैक ले लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? तो इसमें डियर मैसेज नॉट योर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड वर्बल आपका देखिएगा सोक्रेटिक होगा, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट होगा डियर। मैसेज क्या है डियर? मैसेज एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक कंपोनेंट अथवा एलिमेंट होता है, ना कि एक कम्युनिकेशन का प्रकार है। यहाँ पे टाइप्स पूछा था डियर, ठीक है ना, तो मैसेज इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी फीलिंग को पेशेंट तक कन्वे करने के लिए टच का यूज करना कहलाता है। तो हैपेटिक हैपेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। हैपेटिक यानी कि टेक्टाइल, इसका मतलब टेक्टाइल करना डियर, है ना, टेक्टाइल मीन्स परसेप देखिएगा परसेप्टिबल टू द टच। हैपेटिक कम्युनिकेशन का एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूप होता है जिसमें लोग टचिंग के द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं डियर, जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, टच करेंगे तो फीलिंग होता है ना डियर, नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट योर टू वे कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है? लेक्चर डियर, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग उधर से बोल सकते हैं, बट लेक्चर जब भी दिया जाता है तो आपका वन वे कम्युनिकेशन है डियर, ठीक है ना, भले आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पैनल डिस्कशन टू वे है, ग्रुप डिस्कशन भी टू वे, सिंपोजियम टू वे है, लेक्चर हमारा वन वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा डियर वही दिया गया है इसमें कि आपका टू वे कम्युनिकेशन यानी कि सोक्रेटिक मेथड में संचारक कम्युनिकेटर एक श्रोता ऑडियंस दोनों ही सक्रिय हिस्सा लेते हैं, जैसे कि पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, सिम्पोजियम, रोल प्लेइंग, डेमोन्स्ट्रेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के समय। हेल्थ एजुकेशन का टीचिंग एक लेक्चर मेथड होता है जो कि चॉक एंड टॉक वन वे कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार का, जिसमें एक योग्यता प्राप्त व्यक्ति तथ्यों, सोच व विचारों को सुनियोजित तरीके से व्यक्तियों के समूह के सामने प्रस्तुत करता है। व्याख्यान में जैसे लेक्चर के दौरान श्रोता अपने संदेह डाउट उठा सकते हैं लेकिन चर्चा नहीं कर सकते हैं। अतः यह वन वे कम्युनिकेशन का ही एक उदाहरण है डियर, ठीक है ना, मैंने जैसे बताया। नेक्स्ट है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे क्लास लेक्चर होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ देखिएगा ऑथोरिटी इज फॉलोड अंडर, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। लाइन ऑफ अथॉरिटीज फॉलोड अंडर तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल देखिए कम्युनिकेशन का एक निर्धारित लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी कि ऑफिशियल हायरार्की का पालन करता है, जो असेंडिंग यानी कि अधीनस्थ से वरिष्ठ की ओर, या डिसेंडिंग का मतलब वरिष्ठ से अधीनिष्ठ की ओर के रूप में हो सकता है। इनफॉर्मल या अनौपचारिक कम्युनिकेशन अंगूर के गुच्छे के समान का एक संगठन इनफॉर्मल नेटवर्क का पालन करता है, जैसे मित्र मंडली में आपका गपशप या बरामदों एवं कैंटीन में बातें करना, ये आपका राइट आंसर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दोनों चीजें यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट ईयर 46, कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड अत्यधिक पॉपुलर और जिसकी पहुंच रिमोट एरिया तक पहुंचती है? तो कौन सा आपका पूछा है डियर, कौन सा मेथड अत्यधिक पॉपुलर? तो आपका टेली कम्युनिकेशन। क्या होता है डियर? टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट और लास्ट है क्वेश्चन डियर, ठीक है, तो ये आपके लिए दिया जाएगा, विच इज द फर्स्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ऑफ ओवर ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड? ईमेल, टेलीविजन, कंप्यूटराइज या रेशियो? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? रेडियो है। तो राइट आंसर कौन सा होगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और क्लासेस के बारे में जरूर बताइएगा डियर, आपको कैसी लगी वीडियो। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली आगे भी शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊं और आपको भी हेल्प हो सके डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।